Hello students, welcome to my YouTube channel. This is my first learning video for you. Today I will teach you. It is for +3 first year हिंदी ऑनर्स. हालांकि हम लोगों ने क्लास में कोर्स 3 में से हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 में से यूनिट 1 लगभग यूनिट 2 यूनिट 3 में से लगभग ख़त्म हो गया था. जो पर्सन बाकी था उनमें से गद्य की प्रमुख विधाओं का विकास, उपन्यास और कहानी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास. हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल वेल एंड सेफ एट होम. लेट्स स्टार्ट. हिंदी साहित्य का इतिहास में से आज हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास का विकास. सबसे पहले पाठ का उद्देश्य. हिंदी उपन्यास के उद्भव की पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा. उसके बाद प्रारंभिक हिंदी उपन्यास के बारे में जान सकेंगे आप लोग. नंबर 3 में आएगा प्रेमचंद युग और स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी उपन्यास का विकास समझ सकेंगे. देन 4 स्वतंत्रता उत्तर यानी कि स्वातंत्रोत्तर युग में हिंदी उपन्यास का विकास क्रम समझ सकेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रस्तावना. 4 पॉइंट आप लोग चाहे तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी अब उनमें से नोट भी कर सकेंगे वीडियो को पॉज करके. सबसे पहले प्रस्तावना में 4 पॉइंट मैंने चूज किया है. प्रारंभिक हिंदी उपन्यास, स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी उपन्यास, स्वातंत्रोत्तर युग के हिंदी उपन्यास और समकालीन उपन्यास लेखन की प्रवृत्तियाँ. फर्स्ट हम देखेंगे अभी प्रस्तावना. प्रस्तावना में तुम लोग सब मालूम है ये एक नवीन विधा है यानी कि उपन्यास अपेक्षाकृत नई साहित्यिक विधा है. इसमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को उभारने का प्रयास किया जाता है. इसमें सामान्य जीवन के द्वंद्व, फैलाव और गति का समावेश अन्य साहित्य के विधाओं की तुलना में अधिक होती है. इस विधा का प्रारंभ हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में ही हुआ था एवं जैसे कि तुम लोगों को पता है भारतेंदु युग में ही इसका श्री गणेश हुआ था और भारतेंदु हरिश्चंद्र से इसका शुरुआत हुआ था. एक नई विधा की आवश्यकता महसूस होने लगी. दरअसल वे अपनी पूरी बात खुलकर नहीं कह पा रहे थे पिछले जमाने में. जैसे कि कविता, निबंध, नाटक आदि साहित्य की अन्य विधाएं युगीन चेतना की पूरी तरह प्रस्तुत करने में असफल साबित हो रही थी. इसलिए ऐसी दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान उपन्यास विधा की तरफ गया. वे बंगला उपन्यासों से परिचित थे और उसी तर्ज पर हिंदी में भी उपन्यास लेखन चाहते थे. स्वतंत्र उपन्यास की रचना ना होने की स्थिति में कुछ बंगला उपन्यास के अनुवाद से ही पक्षधर थे. जैसे कि प्रारंभिक हिंदी उपन्यास अगर देखा है, हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को 4 खंडों या 4 कालों में विभाजित कर देखा जा सकता है. हालांकि मैंने पहले से बता दिया आप लोगों को. प्रारंभिक हिंदी उपन्यास का कालखंड सन 1877 यानी कि 1877 से 1918 माना जा सकता है. सन 1877 में श्रद्धाराम फिलोरी ने भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा था. यह उपन्यास उपदेशात्मक है. यह अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास तो नहीं था परंतु इसमें विषय वस्तु की नवीनता थी. इसलिए इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा गया है. हिंदी उपन्यासों के प्रेरणा स्रोत रहे बंगला उपन्यासों की भूमि बहुत उर्वर रही. ना केवल बंगला
से सन 1877 के पहले बहुत से उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। उनमें भवानी चरण बंदोपाध्याय का नब बाबू विलास, समय सीमा 1825, हिंदी उपन्यास पर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। उपन्यासों की भूमि बंगला उपन्यासों के अनुवाद द्वारा की समृद्ध हुई है। बंगला के अलावा अंग्रेजी उपन्यास का भी काफी हद तक हिंदी उपन्यास के ऊपर प्रभाव पड़ा। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु, इसको सबसे पहले समय सीमा के हिसाब से पता नहीं, ये 1882 में हुआ, 1882, अंग्रेजी का सीधा प्रभाव स्वीकार किया जाता है परीक्षा गुरु में। इसीलिए इस परीक्षा गुरु को नकारा जाता है हिंदी के मौलिक उपन्यास के लिए, जितना कि भाग्यवती को सराहना जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग में साहित्यिक चेतना मुख्यतः दो प्रवृत्तियां में प्रचलित थी। एक प्रवृत्ति मनोरंजन की थी और दूसरी प्रवृत्ति सामाजिक नवजागरण की थी। मनोरंजन का तत्व प्रायः हर युग के कथा साहित्य का अनिवार्य अंग रहा है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा किया गया सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक विभाजन ही उचित माना जाता है। इस युग के पंडित श्रद्धाराम फुलोरी सन 1837 से 1881 और लाला श्रीनिवास दास समय सीमा 1851 से 1857, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, लज्जाराम मेहता, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब्रजनंदन सहाय और मन्नन द्विवेदी इत्यादि प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार रहे हैं। इस समय भुवनेश्वर मिश्र के घराव घटना और जनेन्द्र किशोर के गुलेनार का प्रकाशन हुआ। इस उपन्यास में कस्बों और ग्रामीण अंचलों में उगते हुए मध्य वर्ग और शहरों के तत्कालीन रईसों के जीवन की धड़कनें सुनानी पड़ने लगी। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। उन्होंने कुल 65 उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने कई सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यास स्वर्गीय कुसुमा कुसुम कुमारी में पहली बार वैश्या जीवन के दर्द की उपन्यास का विषय बनाया गया। इस युग में अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव है, फिर भी किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त, मधुरा प्रसाद शर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र, ब्रजनंदन सहाय और मिश्र बंधुओं ने मिलकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। सामाजिक उपन्यास लेखन की तरह ऐतिहासिक उपन्यास लेखन में भी किशोरीलाल गोस्वामी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने तारा या क्षत्रकुल कसलिनी सन 1902 के लेखन के लिए कर्नल टॉड कृत, राजस्थान और फ्रेंच यात्री बनियर के यात्रा विवरण से सहायता ली। प्रेमचंद पूर्व युग में तीसरी कोटि घटना प्रधान तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास की। तिलिस्मी या अय्यारी उपन्यासों में बाबू देवकीनंदन खत्री का विशेष रूप से उल्लेखनीय स्थान है। कहा जाता है कि चंद्रकांता उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। चंद्रकांता की प्रसिद्धि के बाद उन्होंने चंद्रकांता, संतति और भूतनाथ जैसे उपन्यास भी लिखे। इस श्रेय में हरे कृष्ण जोहर,
किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू देवकीनंदन के पुत्र बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके पश्चात प्रेमचंद पूर्व युग में अनुवाद द्वारा भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया गया। इस युग में सर्वाधिक अनुवाद बांग्ला साहित्य का किया गया है। उसके बाद मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू से भी कई उपन्यासों का अनुवाद किया गया। प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यासों की विविधता ने प्रेमचंद युगीन उपन्यासों को ठोस आधारभूमि प्रदान की। उनके बिना प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में विषय वस्तु की स्पष्टता, व्यापकता, विशेषता और यथार्थता शिल्प की उत्कृष्टता संभव नहीं हो सकती थी। अभी हम ये जानने लगे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने कहा भाग्यवती, इस भाग्यवती उपन्यास प्रमुख उपन्यास रहा प्रेमचंद पूर्व उपन्यास में, अर्थात प्रारंभिक हिंदी उपन्यास में। इनमें से नारियों को गृहस्थ धर्म शिक्षा मिली है, नारियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा मिलती है। उसके बाद स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युग की समय सीमा 1918 से सन 1936 तक मानी जाती है। यह समय सीमा छायावाद युग की भी है। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद और उनके युग का बहुत महत्व है। प्रेमचंद पहले ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने भारतीय जनजीवन की समस्याओं को गहराई से समझा सकते हैं। उनके उपन्यास आम आदमी के दुख दर्द की दास्तान है। उनके पहले उपन्यास में जनजीवन की व्याप्ति नहीं थी। प्रेमचंद पर आर्य समाज और गांधीवाद का प्रभाव था। पाश्चात्य प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी वे भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। प्रेमचंद मानवतावाद से भी प्रभावित थे। प्रेमचंद ने आरंभ में आदर्शवादी उपन्यास की रचना की। वो कहते थे उपन्यास केवल मात्र एक विधा है जो मनुष्य जीवन की यथार्थ चित्र प्रतिपादन करता है। कालांतर में उनका झुकाव यथार्थवादी की ओर ही हो गया। हालांकि पहले वो उर्दू में लिखा करते थे और उसको हिंदी में अनुवाद करते थे। लेखक के लिए एक नया पद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद बना है। तो तुम क्या सीखे? प्रेमचंद के उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उपन्यास बना। प्रेमचंद ने अपने लेखन में जीवन के व्यापक फलक को सृजित किया है। सेवा सदन 1918 इम्पोर्टेंट पहला उपन्यास सेवा सदन 1918। प्रेमासम श्रम 1921। रंगभूमि 1925। कायाकल्प 1926। आप लोग नोट कर सकते हो। कायाकल्प 1926।
इस तरह निर्मला बहुत ही प्रमुख उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण अधूरा 1936 में आदि प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास। इसी उपन्यासों की रचनाओं से प्रेमचंद ने सीधी सरल भाषा में लिखा है। उनका मानना है कि उन्होंने आलोचकों के लिए नहीं बल्कि पाठकों के लिए लिखा है। इसीलिए वो हमारे हिंदी साहित्य, कथा साहित्य इतिहास में उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, जो कि ना उनके पहले कोई थे ना उनके बाद कोई जन्मे। प्रेमचंद ने प्रभावित होकर उपन्यास लेखन में प्रवृत्त होने वाले रचनाकारों में विश्वंभर नाथ दास शर्मा कौशिक, श्रीनाथ सिंह, शिवसुजन साहा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदवेश इत्यादि प्रमुख हैं, जो कि प्रेमचंद से प्रभावित होकर उपन्यास रचना किए। उसके बाद प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर युग में 2 पीढ़ियां उपन्यास लिखने की सक्रिय रही है। एक पीढ़ी उन उपन्यासकारों को जाता है जिनका मानस संस्कार प्रेमचंद युग में बना, लेकिन उन्होंने बाद में अपनी नई राह बना ली। दूसरी पीढ़ी किसको कहता है ना, उन उपन्यासकारों को जाता है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र में आए। उन उपन्यासकारों ने उपन्यास लेखन में नई संभावनाओं का संकेत किया। रामचंद्र तिवारी का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में उपन्यास लेखकों की एक तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो गई। पीढ़ियों ने मूल्य और मान्यता के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देख सकते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने सन 60 के बाद हिंदी उपन्यास में आधुनिकता और जनवादी धाराओं को प्रभावित होता हुआ लक्षित किया। उन्होंने आधुनिकतावादी धारा के प्रयोगवादी का अगला कदम माना और जनवादी विचारधारा को प्रगतिवादी विचारधारा की अग्रिम कड़ी बनाई। प्रेमचंद के बाद के युग में अमृतलाल सागर ने अपने उपन्यासों में विविध विषयों को सफलतापूर्वक कथानक का आधार बनाया। बूंद और समुद्र, शतरंज और खिलाड़ी जैसा ऐतिहासिक उपन्यास लिखा तो सुहाग के नूपुर, नच्चो बहुत गोपाल और अग्निगर्भा जैसे सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित उपन्यास को भी रचना किया। उपन्यास में अर्धनारीश्वर को अधिक सफलता मिली। इस उपन्यास में समाज के सभी वर्गों की स्त्रियों पर होने वाली बलात्कार और अन्य अत्याचारों पर लेखनी चलाई गई है। इस युग में जयशंकर भट्ट ने मछुआरों के जीवन पर सागर लहरे मनुष्य लिखकर पर्याप्त ख्याति अर्जन की है। इस युग में प्रेमचंद के बाद के युग में उपन्यास युग में व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में व्यक्ति की सत्ता और अस्तित्व को समाज से पहले स्वीकार किया।
व्यक्ति के ये युग व्यक्तिवादी था, ये युग व्यक्तिवादी था। इस व्यक्तिवादी उपन्यासकारों ने व्यक्ति की सत्ता और अस्तित्व को उजागर किया, समाज में पहले स्वीकार किया। व्यक्ति की सत्ता और अस्तित्व, उसके बाद स्वतंत्रता के उत्तरीय युग के हिंदी उपन्यास, स्वतंत्रता के उत्तर काल में कथाकारों का नया वर्ग खड़ा हुआ। इनमें कई सारे उपन्यास रचना किए गए। आंचलिक कथाकारों ने अंचल विशेष को नायक बनाकर उपन्यासों में प्रस्तुत किया। ऐसे कथाकारों में पहला नाम फणीश्वरनाथ रेणुका है। तो ये है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो उपन्यास का रचना हुई, यानी कि स्वतंत्रता उत्तर। पहला नाम है फणीश्वरनाथ रेणुका। उनका पहला उपन्यास मेलांचल, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख उपन्यास है मेलांचल। समय सीमा 1954 प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिमा जिले के मेरीगंज कस्बे को केंद्र में रखा गया है। परती परिकथा उनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। आंचलिक उपन्यासकारों के साथ साथ उपन्यासकारों को एक ऐसा वर्ग भी है जो अपने को ग्राम कथाकार कहलाने का ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने आप में आंचलिक शब्द की सीमा में सिमटा हुआ नहीं मानते। उनका मानना है कि हिंदी में ग्राम कथा की समृद्ध परंपरा है, जिसके शिखर प्रेमचंद है। ये उपन्यासकार खुद को प्रेमचंद की परंपरा का कथाकार कहलाना अधिक पसंद करते हैं। इस ग्राम कथाकारों में शिव प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, विवेकी राय आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्रता हिंदी उपन्यासकारों में भीष्म साहनी, मासूम रजा, बदी उजमा, मंजूर इत्यादि प्रमुख हैं। भारत विभाजन के समय की परिस्थितियों का कथ्य बनाकर लिखा गया है। भीष्म साहनी, तमस राही मासूम राजा का आधा गांव, राही मासूम राजा, ये नाम भी
तुम लोगों ने सुना है, ये बहुत ही प्रसिद्ध, सुना होगा शायद, राही मासूम राजा। आधा गांव विभाजन की आधार बनाकर सन 1958 में यशपाल का झूठा सच, यशपाल का झूठा सच, ये 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में भारत के विभाजन की पूर्व पीठिका, विभाजन की विभीषिका और उसके उत्तर प्रभाव का बहुत विशद चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में लेखक ने बंटवारे के समय उनके पूर्व और पश्चात की सांप्रदायिक विभीषिका में जलते हुए भारत और पाकिस्तान का मार्मिक चित्र खींचा है। कौन सा वाला? झूठा सच, याद रखना। भारत विभाजन को मुख्य, ये स्वतंत्रता के उत्तर के उपन्यास, भारत विभाजन को मुख्य विषय बनाकर भीष्म साहनी ने तमस की रचना की। इस उपन्यास का प्रकाशन 1973 में हुआ। इस उपन्यास में भीष्म साहनी ने स्वाधीनता प्राप्ति से कुछ समय पूर्व कथानक का आधार बनाया। इसमें सांप्रदायिक विभीषिका और उसके प्रभाव को दिखलाया गया है। लेखक ने बखूबी निभाया और बखूबी दिखलाया भी है कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए षड्यंत्र किए हैं। राजनीतिक चेतना और उससे उत्पन्न सामाजिक विभीषिका, सामाजिक विसंगतियाँ, सामाजिक द्वंद्व, सामाजिक संघर्ष दोनों को रचना का विषय बनाया है। इस काल में कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा आदि लेखिकाओं भी उपन्यास लिखने में पीछे नहीं गए। ये सभी ने सक्रिय। कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा विशेष प्रसिद्ध है। जिंदगी नामा विशेष प्रसिद्ध है। इस उपन्यास में पंजाब के एक गांव को आधार बनाकर पूरे गांव का जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रताकालीन हिंदी उपन्यास में उस दौर तक का सर्वथा अनूठा उपन्यास मछली मरी हुई, ये राजकमल चौधरी ने प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास लिखा तो गया सन 1960 में, पर प्रकाशन इसका हुआ 66 में। स्त्री समलैंगिकता के सहारे उस दौर के अर्थतंत्र के व्यूह और दैहिक राजनीति को उजागर करने का प्रबल चेष्टा किया, शानदार प्रयास किया गया। बाद के दिनों में इस सामाजिक वृत्तियों पर आधारित कोई उपन्यास नहीं लिखा गया। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम में यह अनूठा कदम था। राजकमल चौधरी ने हिंदी में इसके अलावा और भी 7 उपन्यास को लिखे, जैसे कि अग्निस्थान, देहगाथा। याद रखना, राजकमल चौधरी जो कि स्वतंत्रता काल में प्रमुख उपन्यासकार हैं, राजकमल चौधरी। इनके प्रमुख उपन्यास पॉइंट वाइज लिख लेना। हालांकि अग्निस्थान, उसके बाद इन्होंने लिखा देहगाथा।
22 रानियों के बाइस्कोप नामक एक लिखा उपन्यास इन्होंने। एक अनार एक बीमार, एक अनार एक बीमार। इसी काल में कृष्णा शोभती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा जी लेखिकाओं भी उपन्यास लेखन में सक्रिय हुई। इसके बाद मन्नू भंडारी ने हिंदी कथा साहित्य का नारी जीवन की तत्कालीन जीवन की समस्याओं से जोड़ा। इसी काल में मन्नू भंडारी का अपने +2 में भी शायद अगर ऑप्शनल रखा होगा तो पढ़ा होगा, आपका बंटी। मन्नू भंडारी का कई सारी कहानी भी उन्होंने लिखा, तो आपका बंटी मन्नू भंडारी का ये तत्कालीन जीवन की समस्याओं से जोड़ा। मन्नू भंडारी का आपका बंटी याद रखना, मन्नू भंडारी इसी काल में, इसी युग में। नारी जीवन की तत्कालीन जीवन, नारी जीवन। आपका बंटी। जो महत्वपूर्ण है मैं आप लोगों को लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। बाद में फिर मुझे ये सब कहीं कोई डाउट रह जाए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कमेंट में लिख दीजिएगा। लेखिका ने ये आपका बंटी जो कि 1971 में उपन्यास लिखकर लेखिका ने तलाशशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का मनोवैज्ञानिक चित्र खींचा है। तलाकशुदा तो माता पिता के अलग रहने पर तलाकशुदा के बच्चों के ऊपर कितना कुप्रभाव पड़ता है, इसका हूबहू वर्णन इन्होंने किया है। मन्नू भंडारी के एक अन्य उपन्यास महाभोज है, एक अन्य प्रमुख उपन्यास महाभोज। प्रमुख उपन्यास महाभोज। इसका समय सीमा ये लगभग 1979 आई थी। ने बहुत ख्याति अर्जित की। इस उपन्यास के लेखन से ये संकेत मिलता है कि लेखिकाएं अब घर की 4 दीवारों से बाहर निकलकर समाज के व्यापक संदर्भ और अनिहित की बात करने लगी। इस काल में उषा प्रेमवदा ने अपने लेखन से पाठकों और आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने लेखन के केंद्र में आधुनिकता के सारे तत्वों, अकेलापन, संत्रास, उबना, घुटन, अजनबीपन विद्यमान है। 55 खंबे यस आई थिंक उषा प्रेमवदा ने लिखा था 55 खंबे लाल दीवारें। ये सन 1961, 55 खंबे याद रखना। रुकोगी नहीं राधिका सन 1967 में ये सारे तत्व किसी न किसी रूप में कथा नायिका के व्यक्तित्व के अंग बन गए। इस कालखंड में काशीनाथ सिंह भी हैं। अपना मोर्चा 1972। शिवानी ने लिखा 14 फेरे 1965। कृष्णकली सन 1968 शिवानी ने लिखा है। तो ये प्रमुख हैं। इसके अलावा ने इस उपन्यास के केंद्र में काशी का 80 मोहल्ला है। शिवानी के उपन्यासों में मनोरंजन कथा है, रहस्य है, रोमांच है, भावुकता है, ये सब पुट कर मिलते हैं। और उसके साथ साथ स्वच्छंद कल्पना आदि का, नारी का स्वच्छंद चित्रवृत्ति। हाँ, तो फिर और एक मृदुला गर्ग हैं इस युग के उपन्यासकारों में। इनके उपन्यास में अभिजात वर्गीय नारी के स्वातंत्र्य, प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन की एक रस्ता
उब ताजगी की तलाश में पर पुरुष की ओर झुकाव, प्रेम की अनुभूति की सूक्ष्म विश्लेषण पुट मिलता है। उसके बाद लास्ट ज्योमिति में कालखंडों में उपन्यास के साहित्य को विभाजित कर दिए थे हम। समकालीन उपन्यास लेखन की प्रवृत्तियां लास्ट में सन 1990 के आसपास, सन 1990 की बात है, आसपास भारतीय समाज में कुछ हलचलें होने लगी। इनमें से क्या हलचल? नबी ने हलचल की प्रारंभ हुई। सन 1992 मंदिर मस्जिद का विवाद उठा और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। समाज में एक तरफ सांप्रदायिक दंगा शक्तियां सक्रिय होने लगी तो दूसरी तरफ लोग जातियों में भी जातिवाद, भेदभाव की भावना शुरू होने लगी। मंडल, कमंडल आदि मंदिर मस्जिद विवाद ने ऐसी सामाजिक हलचल को जन्म दिया जहां से उपन्यासकारों को उपन्यास लेखन की नई खुराक मिली। जैसे कि आप सभी को पता है बच्चे, समाज के अनुसार साहित्य बनता है। जैसा ही समाज होगा उसी के हिसाब से साहित्यकार अपना साहित्य लिखेगा, चाहे कहानी, उपन्यास, निबंध, जो भी हो। उसके बाद इसी दौर में बहुत सारे उपन्यास, आखिरी कलाम, संजीव, आखिरी कलाम दुधनाथ सिंह ने लिखा आखिरी कलाम, और संजीव ने त्रिशूल लिखा। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने मुखड़ा, क्या देखे, असगर, बजाहत, मात, आसमान, कैसी आग लगाई, मृदुला गर्ग की इदनन, गीतांजलि, श्री माई, नासिरा शर्मा, जिंदा मुहावरे, गोविंद मिश्र आदि इस कालखंड के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इस समय दलित स्त्री, आदिवासी स्त्री और तुम कह सकते हो जिसको थर्ड जेंडर विमर्श साहित्य में अपनी जगह बनाने लगे। कहा जाता है कि सन 1970 में महाराष्ट्र के दलित पेंद्रे ने दलित शब्द का प्रचार किया। सबसे पहले सन 1960 के आसपास मराठी भाषा में दलित लेखन शुरू हुआ। स्त्री विमर्श में स्त्री अस्मिता और उसकी पहचान की बात की गई है। ये हालांकि तुम लोगों का यूनिट 4 में आएगा, परंतु आज समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य आदिवासी विमर्श को भी अपने केंद्र बिंदु बनाया। इन उपन्यासों में आदिवासी नारियां, आदिवासी स्त्री जो कहते हैं का जंगल जीवन से जुड़ाव, उन्हें जंगल जमीन से दूर करने की सरकारी पेंतरे और उनकी अस्मिता से जुड़े प्रश्न उठाए गए हैं। इन उपन्यासों में विनोद कुमार का समर शेष है, रणेंद्र का ग्लोबल गांव का देवता और गायब होता देश तो अंतिम चरण निष्कर्ष यही निकलता है, हिंदी उपन्यास साहित्य आधुनिक युग की ही देन है। आधुनिक युग में ही शुरू होकर उपन्यास साहित्य ने जिस ऊंचाई को प्राप्त किया है, अन्य गद्य विधाओं में उतना ही शक्ति नहीं है। इसका सीधा सा कारण है कि उपन्यास में रचनाकार को अपनी बात कहने का अवकाश मिलता है। सामाजिक हलचलों के साथ चलने वाली गद्य की अनोखी विधा आज नए नए रूपों में पुष्पित पल्लवित हो रही है और समाज के सामने वो तमाम प्रमुख विशिष्ट उपन्यासकार आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने, समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।